हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज का हमारा एक केमिस्ट्री के आरंभ सीरीज का पहला वीडियो है, मतलब कि पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, बेसिकली योमिट्स की तरफ से एक सीरीज स्टार्ट हुआ, आरंभ सीरीज। उसमें मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर के, एमएसटी सीटी के, ठीक है, हर चैप्टर के। तो बेसिकली एक चैप्टर का 2 वीडियो आएगा। पहला वीडियो तो उसका पूरा थियरी रिलेटेड रहेगा, सिनॉप्सिस वगैरह क्या क्या याद रखना है प्रिपरेशन के लिए एमएसटीसीटी। और दूसरे वीडियो में जो एमएसटीसीटी इस साल 2023 का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है वो मैं पूरे डिस्कस करने वाला हूं। और उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं मोस्टली डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2023 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ही कितने होंगे? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। अगर मैं बात करूं तो इस साल पीसीएम के टोटल 12 पेपर हुए थे और पीसीबी सेक्शन के भी टोटल 12 पेपर हुए थे ऑनलाइन। तो टोटल पेपर कितने हुए? 24 पेपर हुए। तो अगर आप देखोगे तो 24 पेपर में 1200 फिजिक्स के क्वेश्चन है, 1200 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, क्योंकि 50-50 रहता है। अब फिर आप उसमें भी देखोगे तो एक चैप्टर का जो एवरेज आता है, अगर आप 12th के चैप्टर का एवरेज निकालोगे तो लगभग लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एक चैप्टर से इस हर साल एमएसटी सिटी में आते हैं। एक चैप्टर से 60 से 70 क्वेश्चन। तो अगर हम सिर्फ यही 60 से 70 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर लेंगे ना, तो मोस्टली वो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ठीक है, आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। एक तो कोई पब्लिकेशन उठा लो, जैसे कि टारगेट उठा लिया या पीएलपीएन का पब्लिकेशन उठा लिया। एक तो कोई पब्लिकेशन उठा लो और प्रीवियस ईयर सिर्फ 2023 का करो। क्यों? क्योंकि इसी इवन विद इन अ ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए, तो हम तो फिर भी नेक्स्ट ईयर का पेपर दे रहे, तो उसमें भी रिपीट होंगे। तो आपको पूरा पूरा 2023 का हर चैप्टर का एमसीक्यू आपको करके जाना ही जाना है। और ये जो एमसीक्यू है, अब आप बोलोगे सर ये एमसीक्यू हम लोग को जो भी मिल रहा है वो तो क्वेश्चन पेपर में मिलता है, क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा आता है, उसमें चैप्टर का एमसीक्यू ढूंढने में दिक्कत होता है। तो वो भी प्रॉब्लम हमने आपका सॉल्व कर दिया है। जो भी चैप्टर्स आएंगे, आरंभ सीरीज के जो भी चैप्टर आएंगे हमारे चैनल पे, उनका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं सॉलिड स्टेट का बना रहा हूँ, तो सॉलिड स्टेट से अगर आपको पता हो तो हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। हर पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल 24 पेपर हुए, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 72 क्वेश्चन। तो ये सारे 72 क्वेश्चन का एक पीडीएफ मैंने बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाके डाउनलोड कर सकते हो। और सारे पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का जो नाम है, वो उसका नाम भी योमिट्स है और इसका लिंक भी मैंने डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाओ व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो, वहां भी आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे ये पहला वीडियो है अपना सॉलिड स्टेट का, तो पहले वीडियो में बेसिकली मैं पूरा थ्योरी डिस्कस कर लूंगा, क्या क्या याद रखना है एमएसटी सीटी के लिए, सब कुछ लाइन से सब कुछ बताऊंगा मैं, क्योंकि थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और खासकर केमिस्ट्री में तो एमएसटी सिटी में सीधा सीधा बुक का लाइन उठाता है और आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो पहला वीडियो तो थ्योरेटिकल होगा जो कि आपको अच्छे से देखना है, और दूसरा वीडियो में मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। जैसे कि इसमें 72 एमसीक्यू है सॉलिड स्टेट में, तो 72 में से सेम टाइप के मैं 30-25 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है सर, वो मिलेगा कहाँ? वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, या आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आरंभ सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को लास्ट तक देखो, जरूर आपको अच्छा नॉलेज होगा। और इस सॉलिड स्टेट का पूरा वन शॉट वीडियो है, एक वीडियो में पूरा आपका थ्योरेटिकल लेक्चर हो जाएगा। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको उसमें भी पूरा पूरा हेल्प होने वाला है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट चैप्टर की, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अपना पहला वीडियो थ्योरेटिकल। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉलिड होता क्या है। ठीक है, सॉलिड क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। 2 सॉलिड अपन पढ़ने वाले, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, क्योंकि सीईटी के पेपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है।
फिर दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लगभग 72 एमसीक्यू में से 4 से 5 एमसीक्यू 2023 में टोटल सॉलिड स्टेट से 72 एमसीक्यूज आए हैं, सारे जो भी फेज ले लोगे तो 4 से 5 एमसीक्यू तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पार्ट से आया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है वो डिस्कस करूंगा। क्रिस्टल सिस्टम में एक क्रिस्टल सिस्टम को अपने को डिटेल में पढ़ना है जिसका नाम है क्यूबिक सिस्टम, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने, पता है सॉलिड स्टेट में बहुत ही कम फॉर्मूले, मिनिमम फॉर्मूला है डेंसिटी का, और हर साल जो भी फेज है उनमें 3 में से एक क्वेश्चन जो होता है, हर फेज में 3 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जरूर इस फॉर्मूले से होता ही होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो टोटल 2023 में 24 से 25 क्वेश्चन तो सिर्फ इन फॉर्मूले से आया है डेंसिटी वाले, जो कि बहुत इजी है, वन लाइनर सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये जो भी क्यूबिक सिस्टम हम पढ़ेंगे ना उसमें अपन पैकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें वही सब दे, और क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे और नंबर ऑफ वॉइड पढ़ेंगे। मतलब 1 डायमेंशन में पैक करेंगे, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में पैक कर करके पढ़ने वाले सब डिटेल में देखेंगे, वो क्या होता है वो सब देख लेंगे। फिर पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ना है, कितना पैकिंग इफिशिएंसी है या कितना खाली है वो पढ़ेंगे। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में क्या होता है वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट आता है, ठीक है, ये भी पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछता है और सीटी में भी कहीं ना कहीं दो तीन फेज में किसी ना किसी फेज में एक क्वेश्चन तो इससे आ ही जाता है। और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है केमिस्ट्री पार्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी फिजिक्स में है, ठीक है। तो इससे केमिस्ट्री पार्ट में सिर्फ 72 में से आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं उतना बेसिक बता दूंगा कि हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स पार्ट में तो आप इसको डिटेल में पढ़ते ही हो। तो आपको समझा क्या कि सॉलिड स्टेट में अपने को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि बेसिकली सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैस में तो बहुत ही कम, ठीक है। यहाँ जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, चाहे वो सॉलिड आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, चाहे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, चाहे एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको मैं क्या बुलाऊंगा इस चैप्टर में, पार्टिकल्स के फॉर्म में बुलाऊंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये पार्टिकल क्या है। पार्टिकल बेसिकली आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी सॉलिड के हैं उनको यहाँ हम इस चैप्टर में पार्टिकल्स बुलाएंगे, ठीक है। तो इतना ही इंट्रो पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड की। बेसिकली सॉलिड दो टाइप का होता है, प्लीज ध्यान से सुनो, इनमें से कुछ भी थ्योरेटिकल पॉइंट उठा के उसको एमसीक्यू के फॉर्म में वो लोग दे देते हैं, इसलिए आपको हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, समझना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करूं तो दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन, एक तो होता है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं ना एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मतलब मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पे कोई चीज अरेंज है तो अगले 1 सेंटीमीटर पे ही मिलेगा, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे ही मिलेगा, ठीक है। और वो जो अरेंजमेंट है थोड़े टाइम इंटरवल बाद फिर से रिपीट होगा, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है और पीरियोडिसिटी है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो अरेंजमेंट सेम सिमिलर अरेंजमेंट दिखेगा। जबकि अमोर्फस में जो अरेंजमेंट होता है वो रेंडमली होता है, ठीक है। जो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज होता है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक आप जाओगे सॉलिड में फिर भी आपको वही सेम अरेंजमेंट दिखेगा। जबकि मान लीजिए अमोर्फस सॉलिड में भी रेगुलरिटी है, मान लीजिए एक टाइम के लिए, बट वो रेगुलरिटी भी बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए रहेगा, तो उसको रेगुलर नहीं बोलते, उसको हम लोग रेंडमली अरेंज ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, काफी दूर तक वही अरेंजमेंट दिखेगा, जबकि अमोर्फस में शॉर्ट रेंज होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। जबकि अमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब अगर आप अमोर्फस सॉलिड को हीट कर रहे हो ना तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होने के बाद फ्लो करेगा, मतलब ग्रेजुअली उसका वो होगा, एकदम शार्प नहीं होगा। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमोर्फस जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। याद रखो मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि आइसोट्रोपिक होता है क्रिस्टलाइन, नहीं, एनआइसोट्रोपिक होता है। जबकि
अमोर्फस जो होता है आइसोट्रोपिक होता है। एनआइसोट्रोपिक मतलब क्या, जो भी प्रॉपर्टीज है ना, जैसे कि प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन से उसको देखोगे ना, तो हर डायरेक्शन से चेंज होगी सारी प्रॉपर्टी। मतलब डायमंड आप ले लो, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, तो उसको जब आप अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे ना डायमंड को, तो अलग अलग डायरेक्शन से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। जबकि आइसोट्रोपिक का मतलब है जैसे कि अमोर्फस सॉलिड, उसमें आप किसी भी डायरेक्शन से उस सॉलिड को देखो, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हर डायरेक्शन से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। समझा क्या? फिर कुछ एग्जांपल्स दिए आपके टेक्स्ट बुक में, वो एग्जांपल्स आपको रटा हुआ होना चाहिए। आइस वाला एग्जांपल तो आपको एमएसटी सीटी में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आइस NaCl सॉल्ट में, मेटल्स में सोडियम, गोल्ड, कॉपर, मटेरियल्स में डायमंड, ग्रेफाइट, सिरामिक्स, ये सब याद रखने का। थोड़ा सिरामिक्स वगैरह अपने को थोड़ा कंफ्यूज होता है, याद नहीं रहता है, ये सब तो आपको याद हो ही जाता है। फिर आइसोट्रोपिक की बात करूं तो उसमें ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एंड मेटेलिक ग्लास, ये सब आता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ा दिया, ठीक है। अब बेसिकली अपने को दो डेफिनेशन पढ़ना है, एक है आइसोमॉर्फिज्म, एक है एनाइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब दो सब्सटेंस है, ठीक है, उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम है। जैसे कि एग्जांपल NaF एंड MgO, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। NaF एक अलग सब्सटेंस है, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है, बट दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और इन केमिकल और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, वो भी सेम रेशियो में होता है। आप देखो ना, यहाँ कैटायन कितना है? यहाँ 1, यहाँ कैटायन कितना है? 1, यहाँ एनायन कितना है? 1, यहाँ एनायन कितना है? 1, मतलब ये लोग कितने रेशियो में है? 1:1 के रेशियो में। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया है आपको, NaNO3 CaCO3। ये एग्जांपल मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। प्लीज ये पढ़ो, डायरेक्टली सीटी में आ जाएगा कौन सा पेयर आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहा है। डायरेक्टली यही दो एग्जांपल आपको दिया रहेगा, अगर सीटी में आएगा भी ना तो यही दिया रहेगा, वो बाहर से नहीं पूछते कुछ भी। बताओ, इसमें Na कितना है? 1, Ca कितना है? 1, फिर N इधर 1 है, C इधर 1 है, 1:1, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो 1:1:3। समझा क्या? तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग अ सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन उनका सेम रेशियो में होता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, इतना समझा क्या? इसके बाद एनाइसोमॉर्फिज्म देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी आइसोमॉर्फिज्म देखा, उसी तरह अपने को एक और डेफिनेशन देखना है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? एक्चुअली ये सिंगल कंपाउंड होता है जो दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, मतलब सिंगल बंदा दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का जैसे कि एग्जांपल है, दो तीन एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सबसे पहला था कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बार पूछा जा चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो कैल्साइट और एक तो एरेगोनाइट, ठीक है। दो फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है। उसी तरह सिलिका का भी है, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, तीन ही फॉर्म दिया है सिलिका का, अल्फा, बीटा और क्रिस्टोबेलाइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि ट्राइडीमाइट करके भी होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तीन ही आपके बुक में दिया हुआ है। और पॉलीमॉर्फिज्म वो वाले एलिमेंट्स भी शो कर, अगर पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट शो करता है, अगर कोई एलिमेंट जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप जैसे क्या हो गया? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये भी क्या है? एक तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म है। समझा क्या आपको? अच्छा, ये तो पूरा हो गया। क्या क्या पढ़ लिया हमने? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप है, ठीक है। आपको ये टेबल अच्छे से आना चाहिए। जनरली इस टेबल से एक से दो तीन चार एमसीक्यू आया है इस साल, जो भी 24 फेस हुए हैं उनमें 5-6 एमसीक्यू यहाँ से आया है। तो एमसीक्यू आने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से भी रहता है। टोटल 4 टाइप के आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, या इसी को कोवेलेंट सॉलिड भी सिर्फ बोला तो भी चल जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक है लास्ट मेटालिक सॉलिड। तो ये 4 टाइप के अपने को सॉलिड पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे और
उन कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स को इन सॉलिड में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड आयंस का ही बना होता है, कैटायन का और एनायंस का। जैसे कि आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl, Na+Cl-, CaF2, Ca+2, F-, ठीक है। तो कैटायन और एनायन इसके पार्टिकल होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये जायंट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े सॉलिड होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड। जैसे इसका एग्जांपल है डायमंड। डायमंड में बहुत सारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। और वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें, और सिंपल दिख भी रहा है नाम से ही। अगला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, बट ये छोटा स्ट्रक्चर होता है। इनमें अपन बॉन्ड गिनती कर सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में बॉन्ड गिनती नहीं कर सकते हैं, जायंट मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लास्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड एकदम सिंपल है, मेटल्स, और इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है। मेटालिक आयंस के बीच जो बॉन्ड होता है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा भी है इसमें, मेटालिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा क्या? सबसे पहले तो क्या, पार्टिकल्स। दूसरा आता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। क्या यहाँ कैटायन और एनायन है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा फोर्स आएगा या कौन सा बॉन्ड आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, सिंपल बात है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड आएगा, जनरली जो भी वीक फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक नहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, गलत बात है। वीक फोर्सेस में दो चीज आता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तो डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस में 5 चीजें, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और लंडन फोर्स। हाँ, वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो भी वीक फोर्सेस के कैटेगरी में ही आता है। लास्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो ये हो गया इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अगला आता है हार्डनेस। जो भी आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, हार्ड तो होते हैं बट वो ब्रिटल भी होते हैं, टूट भी जाते हैं जल्दी। कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वेरी हार्ड होता है। अब आप सोच लो ना, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल डायमंड है, और आपको भी पता है नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड ही है, ठीक है। तो ये वेरी हार्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, और जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, सॉफ्ट से लेके हार्ड तक होते हैं, क्योंकि मेटल्स वोलेटाइल मेटल्स भी होते हैं और हार्ड मेटल भी होते हैं, तो इनका कैटेगरी सॉफ्ट से लेके हार्ड तक पूरा वेरी करता है, ठीक है। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में टेबल में रेंज भी दिया हुआ है, आप रेंज मत याद रखो, बस हाई लो ये याद रख लो। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो तोड़ना पड़ता है ना, तो ज्यादा हीट लगता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। अब आप सोचो ना, डायमंड कितना हार्ड सब्सटेंस है, तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वाइड रेंज होता है। वाइड रेंज मतलब हाई नहीं, वाइड रेंज का मतलब है लो से लेके हाई तक अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके का शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहले दो चीजें याद रखो। आप हम लोग रट्टा मार लेते हैं कि कोई बंदा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो अपने दिमाग में होता है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो थर्मल कंडक्टर भी होगा, मतलब हीट को भी कंडक्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो थर्मल कंडक्टिविटी भी करता है, बट ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज इसको रट्टा मत मारो। हो सकता है कोई बंदा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है बट थर्मल कंडक्टर नहीं है, हो सकता है कोई बंदा थर्मल कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं इनके एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो होता है सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बट जैसे ही आयनिक सॉलिड को आप डिसॉल्व कर दोगे वाटर में या मेल्ट कर दोगे, मोल्टन फॉर्म में कर दोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। सबसे पहला आयनिक सॉलिड का कैरेक्टर पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कोवेलेंट सॉलिड। देखो कोवेलेंट सॉलिड में मैंने दो एग्जांपल लिखा है। कोवेलेंट सॉलिड ओवरऑल पुअर कंडक्टर होते हैं पहले तो, मतलब कोवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो ग्रेफाइट एक तो डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड होता है बट हीट का गुड होता है, और ग्रेफाइट गुड होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझा क्या? और ओवरऑल अगर कोई पूछे कि कोवेलेंट सॉलिड का होता क्या है,
तो पुअर कंडक्टर होता है, सिंपल बात है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटेलिक, जनरली मेटल्स, मेटेलिक सॉलिड में कौन से आते हैं? मेटल्स आते हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट आता है इसका एग्जांपल्स। पहले तो आयनिक सॉलिड में जितने भी आयनिक कंपाउंड ना याद है आपको सब लिख दो, NaCl, CaF2, K2SO4, KCl, सब जितने भी आयनिक है। कोवेलेंट है नेटवर्क सॉलिड में डायमंड आएगा, सिलिका आएगा, ठीक है, बोरोन नाइट्राइड आएगा, ये भी हार्ड सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस में आता है। कार्बोडेंडम, ये सब क्या है? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में। थोड़ा सा कार्बोडेंडम और बोरोन नाइट्राइड याद रखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है और अपने को भूल जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है आइस और बेंजोइक एसिड। आइस पूछा जा चुका है, किसका एग्जांपल है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल सारे मेटल से, जितने भी मेटल से आता है सीधा सीधा बोल देने का कि क्या है वो मेटेलिक सॉलिड है। तो ये मैंने आपको पूरा लाइन से टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बता दिया, उनका एक सारे कैरेक्टर्स बता दिया, तो आपको इतना ही याद रखना है इनमें, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो अपने को आप देखना है क्रिस्टल सिस्टम। बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है, मतलब सॉलिड किस फॉर्म में रहता है। तो टोटल अब तक सॉलिड 7 क्रिस्टल सिस्टम में अपने को दिखा है, अब तक जितने टाइप्स में सॉलिड दिखा है। जैसे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या है, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मतलब ये सब शेप है, क्यूबिक शेप, टेट्रागोनल शेप, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो टोटल जो अपना सॉलिड है वो टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में दिखता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। आपने बाजू में देखा होगा, मैंने बाजू में ऐसा क्यूबिक के सामने 3 लिखा है, टेट्रागोनल के सामने 2, ऑर्थोरोम्बिक के सामने 4, रोम्बोहेड्रल के सामने 1, मोनोक्लिनिक के सामने 2, ट्राइक्लिनिक के सामने 1, हेक्सागोनल के सामने 1। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता हूं मैं? एक्चुअली ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, ये भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यूनिट सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले तो यूनिट सेल समझते हैं होता क्या है। टोटल 4 टाइप यूनिट सेल, मतलब पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ सॉलिड। जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये छोटा वाला बॉक्स देख लो, ये इस रूबिक क्यूब में छोटा वाला बॉक्स अगर आप देखोगे तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोल देंगे? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल भी 4 टाइप के होते हैं टोटल, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और बेस सेंटर यूनिट सेल। आपको नाम में थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं सिंपल यूनिट सेल, ना कि मैं बोल रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिर्फ मैं यूनिट सेल के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल होता क्या है? सिंपल यूनिट सेल में देखो, जैसे कि ये क्यूब है, ट्राई करो मैं आपको पूरा समझ में आ जाए। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है पता है? जो भी कॉर्नर्स होता है क्यूब का, टोटल क्यूब में कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर होता है, 1 2 3 4, और ऐसे ही 4 इधर, 5 6 7 8। तो इन 8 कॉर्नर्स पे, सिंपल यूनिट सेल में इन 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन 8 कॉर्नर्स पे। और एक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट होता है। और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में? 8। तो कितने हो गया? सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 1। समझा क्या? अब आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर मतलब पता है, समझ लीजिए एक क्यूबिक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने खोला और इसके अंदर एक पूरा गोला, क्या पूरा पूरा आ जाएगा अंदर? मैंने ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स है क्यूब का, ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा क्यूब का बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैंने खोला और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा गोला, एक छोटा सा बॉल उठा के रख दिया, क्या वो पूरा पूरा बॉल इसके अंदर आ जाएगा? ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी के सेंटर में कितना एटम आ जाएगा? पूरा पूरा आ जाता है, पूरा पूरा एक एटम आ जाता है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में। अब आता है फेस सेंटर सेल, ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं। फेस मतलब क्या होता है? एक क्यूब में कितना फेस होता है? फेस मतलब ये साइड पूरा, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। और एक फेज में पता है कितना एटम आता है? आधा एटम आता है एक फेज में, आधा, उसके अगले में आधा, उसके अगले में आधा, उसके अगले में आधा, ठीक है। और ये 5वें में आधा आ गया, ये 5वें में आधा आ गया। तो टोटल फेज, एक फेज में कितना एटम आता है? 1/2। फेज टोटल कितने होते हैं क्यूब में? 6। तो मतलब कितने एटम आते हैं फेज सेंटर यूनिट सेल में? 3 एटम्स। समझा क्या? अच्छा, लास्ट जो है वो उसका नाम है बेस सेंटर यूनिट सेल। बेस सेंटर में क्या होता है? अपोजिट फेस पे देखते हैं,
जैसे ए वाला फेज हुआ, ए ऊपर वाला, इस ऊपर वाले की बात करो, ए ऊपर वाला, ए वाला फेज हुआ, इस पे आधा एटम और इसके अपोजिट पे आधा एटम, मतलब आधा और आधा एक एटम होता है इसमें। मतलब कि बेस सेंटर में कितना होता है, एक फेस पे 1/2, और अपोजिट फेस लेते हैं ना, तो अपोजिट फेस तो दो ही, इसके सामने सिर्फ यही वाला फेस आ रहा है ना, तो अपोजिट फेस मतलब कितना, दो फेस होगा, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना, 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, एक एटम। ये समझा क्या? तो सिंपल यूनिट सेल में कितना एटम होता है, एक एटम। बॉडी के सेंटर पे कितना होता है, एक। फेस सेंटर में कितना होता है, टोटल 6 फेस होता है, इसलिए 3 एटम होता है, और आधा आधा रहता है। और बेस सेंटर पे दो अपोजिट फेस पे अपन देखते हैं, तो दो अपोजिट फेस और एक फेस पे कितना, आधा, तो टोटल बेस सेंटर पे कितना था, एक एटम। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम प्रिमिटिव भी है, कंफ्यूज नहीं होने का अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखा है, या बेस सेंटर्ड का दूसरा नाम एंड सेंटर्ड भी बोलते हैं। इतना समझा क्या? अब ये जो मैंने क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ाया है ना, इस क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्यूबिक में टोटल 3 टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं, एक तो सिंपल वाला यूनिट सेल, एक तो बॉडी सेंटर वाला यूनिट सेल, एक तो फेस सेंटर वाला यूनिट सेल। टेट्रागोनल में टोटल 2 टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं, एक तो सिंपल और एक तो बॉडी। ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं। पूछता है ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ एक ही है उसमें, ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें सिंपल, बॉडी, फेस और बेस सेंटर चारों मिलता है। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक मिलता है, सिंपल। मोनोक्लिनिक में दो मिलता है, सिंपल और बेस सेंटर, बॉडी मत बोल देना, सिंपल और बेस सेंटर। ट्राइक्लिनिक में भी एक ही मिलता है, सिंपल, और हेक्सागोनल में भी एक ही मिलता है, सिंपल टाइप का। क्या ये पूरा अच्छे से समझ गया? ठीक है। वैसे तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में, बट ये आपको पूछा है, ठीक है। जैसे कि क्यूब की कितनी साइड होगी, टोटल 3 साइड होगी, 3 लेंथ होगी, ए बी और सी, और मान लीजिए उससे जो एंगल अटैच्ड है वो अल्फा बीटा और गामा है, तो ये एंगल और लेंथ वैसे तो नहीं दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र के, बट सीटी के एग्जाम में इसी साल उन्होंने 3 एमसीक्यू पूछा है 72 में से, इसमें से, और उन्होंने सिर्फ लेंथ पे ही पूछा है, एंगल पे नहीं पूछा है। तो एंगल अगर आप याद नहीं रखोगे एक बार के लिए चल जाएगा, बट प्लीज लेंथ याद रखो, और लेंथ को मैंने अच्छे से अरेंज करके लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले मैं लेंथ पे ही डिस्कस करता हूँ। जैसे क्यूबिक में तीनों लेंथ सेम होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। रोम्बोहेड्रल में भी तीनों लेंथ सेम होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेट्रा में ए और बी सेम होता है, सी से नॉट इक्वल होते हैं वो लोग। हेक्सागोनल में भी ए बी के इक्वल होता है, बट सी इक्वल नहीं होता है। फिर ऑर्थो हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया और मोनोक्लिनिक, इनमें तीनों आपस से में एक दूसरे से इक्वल नहीं होते, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों में ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने लाइन से लेंथ का लिख के रखा है अच्छे से, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगा, और मोस्टली लेंथ ही पूछता है, ठीक है। अगर इनकेस एंगल पूछा तो क्यूबिक में तीनों एंगल सेम होता है, 90 डिग्री होता है, अल्फा बीटा गामा। रोम्बो में भी तीनों एंगल सेम ही होता है, बट तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है, कुछ और होती है, बट 90 नहीं होती है। टेट्राहेड्रल में भी तीनों एंगल सेम होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होता है, बट गामा 120 डिग्री होता है। ये एमसीक्यू आपको पूछा जा चुका है, एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि किसमें जो एंगल है 120 डिग्री दिखता है, तो हेक्सागोनल में। अच्छा, फिर आता है ऑर्थो का। ऑर्थो में अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों आपस में भी इक्वल नहीं होते, साथ में तीनों की में से किसी की वैल्यू 90 भी नहीं होती है। मोनोक्लिनिक में अगर मैं बात करूं तो अल्फा और गामा 90 होता है। आप एग्जाम में देखो अल्फा बीटा 90 था, यहाँ अल्फा और गामा 90 होता है, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझा क्या? इसको आप एक अच्छे से नोट करते जाओ, लिखते जाओ। समझा क्या? ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है। तो मुझे बताओ, क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने, 7, लेकिन जब आप उनको यूनिट सेल लेके काउंट करो तो कितना आएगा, 3 इंटू 5, 5 4 9, 10, 10 और 2 12, 13 14, तो टोटल कितने टाइप के लैटिस होते हैं, 14 टाइप के, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। तो कभी कभी पूछता है ब्रेविस लैटिस टोटल कितने कितने हैं, तो ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, बच्चे 7 टिक करके आते हैं, भाई 14 है, लैटिस टोटल 14 है, क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 है। समझा क्या आपको? ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, ये आपको समझा क्या? अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में एक क्रिस्टल सिस्टम अपने को डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम है क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक सिस्टम के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पार्ट आगे दिया है, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ाने के बाद फॉर्मूले के बाद थोड़ा सा दिया है, तो मैं आपको क्यूबिक सिस्टम, तीनों क्यूबिक सिस्टम एक साथ पूरा पढ़ा दूंगा,
ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो तीनों क्यूबिक सिस्टम में आपको एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके बुक में थोड़ा आगे आगे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पूरा क्यूबिक सिस्टम देख लेंगे, फिर उसके बाद एक साथ पूरा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो इससे यहाँ का वहां नहीं होगा कि पहले क्यूबिक सिस्टम थोड़ा सा बताया, फिर फॉर्मूला, फिर क्यूबिक सिस्टम स्टार्ट किया, तो इधर का उधर हो जाएगा। तो क्यूबिक सिस्टम पहले पूरा एक साथ देखेंगे, फिर फॉर्मूला। समझा क्या? तो क्यूबिक सिस्टम अपने को दिख रहा है, क्रिस्टल सिस्टम में एक ही अपने को डिटेल में पढ़ना है जिसका नाम है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में कितने यूनिट सेल थे मैंने अभी आपको बताया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप ध्यान से देखो, वर्ड ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एकदम सिंपल है, मैंने आपको बताया था कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1/8, और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, मतलब कि एक एटम प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अच्छा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आपको देखो और ध्यान से सुनो, वहां जो यूनिट सेल का टाइप था उसका नाम था बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, और यहां ध्यान से देखो मैंने लिखा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब मैंने बॉडी सेंटर तो लिया ही लिया है, साथ में सिंपल क्यूबिक को भी इसके साथ क्या कर दिया है, मिला दिया है। और सिंपल क्यूबिक में एटम कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, मतलब बॉडी सेंटर पे एक प्लस कॉर्नर पे एक, मतलब कि दो। मतलब अगर आपको बीसीसी पूछे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दो। और अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि बॉडी के सेंटर पे कितने होते, तो एक। और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे पूछा तो दो। अगला, उसी तरीके से अगला नाम मैंने लिखा है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देखो, जब मैंने यूनिट सेल पढ़ाया था तो आपको बोला था फेस सेंटर, सिर्फ फेस सेंटर बोला था, बट यहां ध्यान से देखो, फेस सेंटर तो है ही है, साथ में मैंने क्यूबिक यूनिट सेल को भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में कितना, एक, फेस सेंटर में कितना, तीन, तो तीन और एक कितने एटम्स, चार एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फेस सेंटर पे कितना होता है, तीन, अगर कोई पूछे फेस सेंटर, एक और सी आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल पे कितना होता है, तो आंसर क्या रहेगा, चार। क्या आपको ये अच्छे से समझा? अच्छा, अब आपको पैकिंग इफिशियंसी बताना होता है, देखो मैं यही बता देता हूं, पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें एटम्स कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बट कुछ जगह खाली है ना, बीच में सेंटर पे भी खाली है, पूरा पूरा बॉडी सेंटर पे, फेस पे भी पूरा खाली है, तो कुछ तो ऑक्युपाइड होगा स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्युपाइड होगा और कुछ स्पेस एम्प्टी होगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.36% स्पेस सिर्फ ऑक्युपाई होता है, और 47.64% स्पेस क्या होता है, खाली होता है। क्या सर ये परसेंटेज भी पूछता है? बिल्कुल पूछता है। ठीक है, उसी तरह बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, अब यहाँ दो एटम है तो यहाँ थोड़ा ज्यादा ऑक्युपाई होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 68% स्पेस ऑक्युपाई हो जाता है और 32% स्पेस खाली रहता है। उसी तरह फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 74% स्पेस ऑक्युपाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार एटम्स है ना, तो और ज्यादा होगा, और खाली कितना रहता है स्पेस, 26%। ये तो मैंने अभी इनका पैकिंग इफिशियंसी और नंबर ऑफ एटम बताया। अब यही मैं इन तीनों का आपको रेडियस, एज लेंथ का रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर सब एक साथ खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, बुक में अलग अलग दिया बट मैं सबको एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। समझा? अब अगर मैं आपसे आगे का बात करूं तो अब एक साथ सारी चीजें मैंने पूरा एक साथ, जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अलग 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 जगह दिया था उसको सब मैंने एक साथ एक टेबल में बना के लिख दिया है। सबसे पहले बात करते, देखो अपने को पढ़ना तो वही है, क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम का मैंने तीनों लिख के रखा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की तरह एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ गया ना तो सारी वैल्यू इसके लिए भी राइट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाने का, सर उसका क्या होगा। सबसे पहले देखना है एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन। आपको पता है एज लेंथ और रेडियस पे टोटल 72 एमसीक्यू आया है सॉलिड स्टेट से। ठीक है, 24 पेपर में, जिनमें से एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन पे सिर्फ कम से कम 10 से 12 एमसीक्यू आया है हर फेज में। मोस्ट मतलब आप दो में से किसी एक फेज में इनके रिलेशन पे एमसीक्यू आता है, क्योंकि देखो सीटी में एक एमसीक्यू करने के लिए मुश्किल से 52 सेकंड होता है, तो डायरेक्टली वो लोग ए का वैल्यू देते सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो उतना ही अपने लिए हो सकता है 52 सेकंड में। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो रिलेशन क्या होता है एज लेंथ और रेडियस का। एज लेंथ है जो क्यूब का जो लेंथ होता है उसको एज लेंथ बोलते हैं, साइड का लेंथ। और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन आर इक्वल टू ए बाई टू, याद रखो डायरेक्ट,
ठीक है, ये बोर्ड का लेक्चर नहीं कि जिसमें मैं आपको सारा चीजें वैसे बताऊंगा, डायरेक्ट वैल्यूज याद रखो। बीसीसी में R इक्वल टू √3a/4 होता है बॉडी सेंटर्ड में। एफसीसी में जो वैल्यू होता है वो R इक्वल टू √2a/4 होता है। ठीक है, दूसरा बात होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ए एटम है, इस एटम के आजू बाजू जितने एटम से अटैच है, मान लीजिए ये वाला एटम जो है इसके आजू बाजू 5 एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है और एफसीसी का 12 होता है। याद करने का तरीका 6 2 8 8 4 12, सिंपल 6 2 8 8 4 12 याद रखो। पैकिंग इफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी बताया 52.36% होता है ऑक्युपाइड, इसका 68% ऑक्युपाइड होता है, इसका 74% ऑक्युपाइड होता है। इम्प्टी पूछेगा तो माइनस कर देने का 100 से। अच्छा, अब पैकिंग इफिशिएंसी को कभी कभी इस तरीके से पूछता है, और इस तरीके से पूछता है तो अपने को आता ही नहीं है सॉल्व करना, और वहां सॉल्व करने का इतना टाइम भी नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, इसको भी याद रख लो डायरेक्ट। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वही है ना, पैकिंग ही तो है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो इसमें होता है, हम लोग यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड यहाँ होता है पाई ए का क्यूब बाय 6, यहाँ होता है √3 पाई ए का क्यूब बाय 8, यहाँ होता है पाई ए का क्यूब बाय 3√2। आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, या फिर इक्वल टू यहाँ क्या होता है सिंपल क्यूबिक में 0.5237 ए का क्यूब, या बीसीसी में 0.68 ए का क्यूब। ध्यान से देखो ना 68, ध्यान से देखो ना 5237, यहाँ देखो यहाँ होता है 0.74 ए का क्यूब। मतलब इन टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड के फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो चाहे आप पाई के टर्म में बताओ, चाहे आप ऐसा सॉल्व करके ए क्यूब के टर्म में बताओ, बट आपको याद रखना है। अच्छा, एक और क्लोज पैकिंग है जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसका आपको बस पैकिंग इफिशिएंसी याद रख लो 74% होता है। तो ये मैंने पूरा पूरा सारा पैकिंग इफिशिएंसी का सारा कुछ आपको खत्म कर दिया है। बस अभी आपका फॉर्मूला बचा है, फॉर्मूले सारे डिस्कस करने अच्छे से, उसके बाद सारे क्या मतलब 2-4 फॉर्मूले, फिर उसके बाद वॉइड्स डिस्कस करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड वगैरह, वो भी इसके बाद वॉइड ही स्टार्ट करेंगे। वॉइड देखेंगे, फिर फॉर्मूला देख लेंगे, और उसके बाद वैकेंसी डिफेक्ट देख लेंगे, और फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद वॉइड्स देखेंगे, ठीक है। अब अगर आगे मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं, तो सबसे पहले देखना है, अगर मान लीजिए कि n पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर n पार्टिकल है, अगर मुझे उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताना है ना, तो अगर n पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा, उसका डबल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, n ही होगा, उतना सेम। अच्छा, अगर आपको नहीं समझा तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एफसीसी, बताओ एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 4। तो उसके अंदर अगर मैं पूछूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो 4 गुणे 2 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, उतना ही होगा जितना पार्टिकल होते हैं, मतलब कि 4। तो एकदम सिंपल है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है। अच्छा, उसके बाद देखो मैं इसको समझा तो रहा हूं, बट लास्टली आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। देखो मान लीजिए कि किसी यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। उस यूनिट सेल का टोटल मास क्या होगा, क्या यूनिट सेल का मास क्या होगा, जितना एक पार्टिकल का मास इंटू जितने पार्टिकल्स उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए कि एफसीसी है, तो एफसीसी में कितने पार्टिकल होंगे, एन 4, और एक पार्टिकल का मास, तो क्या टोटल यूनिट सेल का मास आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल यूनिट सेल का मास क्या होता है, m इंटू एन, मास ऑफ वन पार्टिकल, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। याद रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, सिर्फ यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिकल है वो पूछता है, वो एन डिनोट करता है। मतलब एन का मतलब क्या है, एफसीसी है तो 4 है, बीसीसी है तो 2 है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो 1 है। इतना समझा क्या। अच्छा, कैपिटल एम को कभी कभी क्वेश्चन में मोलर मास के टर्म में दिया रहेगा, तो भी आपको यही कैपिटल एम ही रखना है, ठीक है। मोलर मास के टर्म में दिया, कैपिटल एम ही रखना है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या मास आपने यूनिट सेल का निकाल दिया, कैपिटल एम, स्मॉल एम इंटू एन, क्या है, वन पार्टिकल का मास, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, और डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है, ए का क्यूब। अच्छा, अब आता है एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का, आप कंफ्यूज मत हो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर, या फिर मास ऑफ वन पार्टिकल डिवाइड बाय मोलर मास, या वही मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो क्या स्मॉल एम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन एम बाय एन ए,
और क्या स्मॉल एम मास ऑफ वन पार्टिकल है, तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा एम बाय एन ए। तो मोलर मास के टर्म में या मास ऑफ यूनिट सेल के टर्म में फॉर्मूला क्या आता है, एन इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। और दूसरा फॉर्मूला देखो, अब एन अपॉन ए क्यूब सेम रखो, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को, इस कैपिटल एम को इधर भेज दूं और इस एन को इधर भेज दूं, तो क्या ऐसा हो जाएगा एम अपॉन एन ए और स्मॉल एम बाय एन। क्या यहाँ एम अपॉन एन ए है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम बाय एन। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको दो टर्म में याद रखना है, डेंसिटी इक्वल टू स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, इनटू मोलर मास बोलो या मास ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय ए का क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। और इसमें क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, जैसे एफसीसी में 4, स्मॉल एम क्या है मास ऑफ वन पार्टिकल, ए क्या है एज लेंथ का क्यूब या वॉल्यूम, और स्मॉल एन क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। एक है मास ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल और एक है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये दो फॉर्मूला और ये याद रखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, डेंसिटी क्या होता है, एन इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। एम बाय एन ए को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम बाय एन, ठीक है। कैपिटल एम क्या है मोलर मास बोल दो या मास ऑफ यूनिट सेल, एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल एम क्या है मास ऑफ वन पार्टिकल, कैपिटल एन क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ गया क्या। और ए क्यूब तो वॉल्यूम है, एज लेंथ है, और स्मॉल एन तो आपको पता ही है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल है। समझा क्या आपको। तो आपको यही दो फॉर्मूले रटना है, जिसका नाम मैंने लिखा एमटीआर, मैं तुझे रटूंगा या मैं तुझे रटूंगी, ठीक है, अपने जेंडर के हिसाब से समझ लेने का। समझा क्या, ठीक है। अब अगर आपसे मैं डिफेक्ट की बात करूं, तो डिफेक्ट होता क्या है, अगर किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट मतलब ये होता है क्या कि सॉलिड टूटा हुआ है, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत सोचो कि डिफेक्ट मतलब ऐसा कुछ है। डिफेक्ट मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सॉलिड का क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड थे उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि उनमें रेगुलर होता है, रेगुलेरिटी होती है, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। बट ऐसा नहीं है, कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं है, कोई भी सॉलिड का जो क्रिस्टल है वो परफेक्ट नहीं है, सब में थोड़ा मोड़ा इरेगुलरिटी तो होती ही होती है, कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है। परफेक्ट क्रिस्टल पता है कब बन सकता है, जब 0 केल्विन हो। और 0 केल्विन मतलब ये मत समझो कि 0 केल्विन मतलब समझ रहे हो आप, -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहेगा, और अगर टेम्परेचर रहेगा तो थोड़ा मोड़ा डिफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, सॉलिड में थोड़ा मोड़ा इरेगुलरिटी तो रहेगी ही रहेगी। समझा क्या आपको। अब जो सॉलिड में डिफेक्ट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है प्लेन डिफेक्ट। बट अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो अपन जो डिस्कस करने वाले पूरा डिफेक्ट वो बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट पे करने वाले। क्या आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया कि डिस्कस क्या करना है, पढ़ना क्या है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो पॉइंट डिफेक्ट की, सबसे पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, क्योंकि पहले इतना तो समझ जाए कि कौन कौन सा डिफेक्ट पढ़ना है, क्लास कितने टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है। उसके बाद हम एक एक उठाएंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। डिफेक्ट का थ्योरी आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा थ्योरेटिकल सवाल है, तो ये तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। क्लासिफाइड डिफेक्ट, राइट डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट, वहां भी आपको काम आ जाएगा। और आपके सीटी में एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिफेक्ट का उठा के दे देते हैं वो लोग, एमसीक्यू दे देते हैं, एग्जांपल पूछते हैं कि एग्जांपल किस टाइप का डिफेक्ट शो करेगा, कुछ भी उठा के दे देते हैं इधर से। अगर आप देखोगे तो 72 क्वेश्चन आए थे 2023 में, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन डिफेक्ट से ही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला नाम है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है, जैसे कि NaCl, NaCl में Na कितना है, केटायन कितना है 1, एनायन कितना है OB1 है। या फिर CaF2, केटायन कितना है 1, एनायन कितना है 2, 1:2। मतलब किसी भी जो सॉलिड है उसका जो रेशियो है, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है, वो फिक्स रहता है। केटायन और एनायन का रेशियो जो है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में फिक्स रहता है। मतलब डिफेक्ट होने के बाद भी केटायन और एनायन का रेशियो तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। समझा क्या। जैसे मान लीजिए कि NaCl, मान लीजिए कि NaCl में डिफेक्ट आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि एक Na+ चला गया, तो अब एक Cl- भी जाएगा। समझा, मतलब कि रेशियो फिक्स रहेगा, मतलब इसमें रेशियो केटायन एनायन का फिक्स होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचोमेट्रिक क्या है, फिक्स है। अगला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब
कोई चीजें मिला देना, मतलब बहुत सारी चीज, कुछ अच्छी चीजें, प्योर चीजें हैं, उनमें आपने कुछ बाहर से कुछ मिला दिया, तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट आपको वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो फिक्स नहीं रह जाता है। देखो, डिफेक्ट होने के पहले तो फिक्स है, बट जैसे ही डिफेक्ट हो गया वैसे कैटायन एनायन का रेशियो चेंज हो चुका है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में अपने को चार टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है, वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। याद रखो, वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है ये नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं। वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड शो करते हैं। जो भी आयंस है वो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इतना समझा क्या? मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट का ही सिर्फ एग्जांपल लिखा है। देखो, वैसे तो डिफेक्ट से एक ही सवाल आता है, मोस्टली एक ही सवाल आता है ज्यादातर। शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल बता दो, फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जांपल बता दो, एमसीक्यू में वही पूछता है। तो मैंने इसका एग्जांपल यही लिख दिया, इसको यही रट्टा मार लो, बाकी डिटेल में तो सब पढ़ाऊंगा ही। शॉर्टकी डिफेक्ट का 3 एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, NaCl, AgBr, KCl। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट का ZnS दिया है, एजी के सारे दे दिए, AgCl, AgBr, AgI और CaF2। एक पॉइंट नोट करने का है कि AgBr जो है फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो ये चार टाइप के डिफेक्ट स्टोइचोमेट्रिक में पढ़ना है, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रेंकल, जो कि हम देखेंगे अभी, ठीक है, डिटेल में। इंप्योरिटी डिफेक्ट में आपको दो टाइप का डिफेक्ट देखना है, एक है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, एक है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है सब डिटेल में देखने वाले। अच्छा, अब आता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं, तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में भी अपने को दो चीजें देखनी है, एक है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझा क्या? तो टोटल अगर आप देखोगे तो सब टाइप देखोगे तो टोटल 10 हो गया, 8 हो गया, 4 इधर, 2 इधर और 2 इधर। समझा क्या कि अपने को पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से समझ गया क्या, डिफेक्ट का पॉइंट पूरा समझ में आ गया क्या, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है वो पूरा समझ में आ गया क्या, इसका क्लासिफिकेशन ये है। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे मैं स्टोइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, स्टोइचोमेट्री रिमेन्स अनचेंज। स्टोइचोमेट्री रिमेन्स अनचेंज मतलब जो रेशियो है केटायन और एनायन का वो सेम रहता है, ठीक है। अब स्टोइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में टोटल 4 टाइप का डिफेक्ट है, 2 टाइप तो नॉन आयोनिक डिफेक्ट है और 2 क्या है, आयोनिक डिफेक्ट है। तो सबसे पहले जो 2 नॉन आयोनिक डिफेक्ट है उनको एक साथ कंपेयर करके देखेंगे, फिर 2 आयोनिक डिफेक्ट को देखेंगे, टोटल 4। तो 2 नॉन आयोनिक डिफेक्ट जो आता है स्टोइचोमेट्रिक में, पहले का नाम है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे का नाम है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। मैं यही डायग्राम से आपको बना के समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में। वैकेंसी डिफेक्ट एकदम सिंपल है। देखो, ये मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, उसको मैंने पार्टिकल्स का मैंने लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल्स रखे, देखो, बट क्या इस लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल मिसिंग है, क्या इस लैटिस पॉइंट पे भी पार्टिकल मिसिंग है, क्या ये वैकेंट साइड है, इसी को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। एकदम सिंपल है। मुझे बताओ, क्या अगर पार्टिकल मिसिंग रहेंगे तो उसके वजह से जो सॉलिड का मास है वो कम हो जाएगा, लेकिन क्या वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो डब्बा तो सेम साइज का है ना, वॉल्यूम तो सेम ही है, मास क्या हो गया है, कम हो गया है। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम है और मास कम हो गया है, तो क्या डेंसिटी भी कम होगा? हाँ बिल्कुल, आपको ये याद रखना है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाता है, एमसीक्यू पूछता है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है। अच्छा, अब आता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड मतलब, इंटरस्टिशियल साइड मतलब जहां उसको रहना चाहिए, जैसे जिस पॉइंट पे पार्टिकल रहता है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं, तो लैटिस पॉइंट के अलावा कहीं और किसी और जगह पे जाके रह रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। अच्छा, अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। पहले टाइप का क्या हो सकता है कि देखो ये पार्टिकल्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब अपने अपने लैटिस पॉइंट पे है, कोई कहीं भी नहीं गया, और बाहर से दो पार्टिकल्स आए और कहीं भी जाके अरेंज हो गए, मतलब इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए। लैटिस लैटिस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो तो है ही, और बाहर से पार्टिकल आए और इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर दिए, ऑक्युपाई कर दिए। तो पहला टाइप तो सेल्फ इंटरस्टिशियल में हो गया। क्या इस केस में मास बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल बाहर से आ गए।
वॉल्यूम तो आज भी सेम है क्योंकि डब्बे का साइज तो सेम ही है, और डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम तो सेम है। अच्छा, सेल्फ इंटरस्टिशियल का एक दूसरा केस भी हो सकता है। मान लीजिए कि सेल्फ इंटरस्टिशियल में सब ऐसे ऐसे लगे हुए हैं और इनमें से एक अपने रेगुलर क्रिस्टल पॉइंट से हट गया और यहां आके बैठ गया, मतलब जिस जो इधर था वो इधर आ गया। तो क्या इस केस में भी इंटरस्टिशियल साइड पे है? हाँ, इसको भी क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट ध्यान से देखो, क्या इसमें दोनों डिफेक्ट दिख रहा है? क्या वैकेंसी भी बन गया और दूसरे जगह पे भी पार्टिकल आ गया? तो इस केस में आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों टाइप का डिफेक्ट दिख रहा है। मुझे बताओ, क्या मास इसमें बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सेम ही है। क्यों? क्योंकि 9 के 9 ही तो पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, और पहले भी 9 थे, मतलब मास इस केस में क्या है, सेम है। डब्बा तो सेम ही साइज का है, वॉल्यूम भी सेम है, तो मतलब डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपका डेंसिटी बढ़ भी सकता है, आपका डेंसिटी सेम भी हो सकता है, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में आपका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्या आपको स्टोइचोमेट्रिक के जो दो डिफेक्ट थे नॉन आयनिक टाइप के, एक तो वैकेंसी, एक तो सेल्फ इंटरस्टिशियल, समझ में आया? तो स्टोइचोमेट्रिक में टोटल 4 थे, जिनमें से 2 मैंने करा दिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के दो और डिफेक्ट बचे। वैकेंसी तो खत्म हो गया और सेल्फ इंटरस्टिशियल भी खत्म हो। अब बाकी के दो जो हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये दोनों आयनिक डिफेक्ट्स है, जो कि आयनिक सॉलिड्स में दिखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पहले दोनों को सिंपल में समझाता हूँ, ठीक है। ये भी डिफेक्ट आप जानते हो। शॉर्टकी डिफेक्ट भी एकदम सेम वैकेंसी डिफेक्ट की तरह है कि रेगुलर साइड से जो भी आयन से वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, जो रेगुलर साइड से आयन से ना वो गायब हो जाते हैं, मतलब कई गायब भी हो जाते हैं, कई रहते नहीं है। जैसे यहाँ से क्या गायब हुआ है, एनायन गायब हुआ है, यहाँ से क्या गायब हुआ है, केटायन गायब हुआ है। बस एक चीज अच्छा है कि अगर एक एनायन गायब होगा तो एक केटायन भी गायब होगा। तो शॉर्टकट इफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन एंड केटायन। लेकिन हाँ, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिस होते हैं, इसीलिए तो ये स्टोइचोमेट्रिक है, क्योंकि रेशियो तो मेंटेन है ना आज भी, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट डिफेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में भी आप देखोगे तो अरेंजमेंट्स अच्छे से लाइन से है, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन। बट आप ध्यान से देखो, दो जगह से केटायन गायब है, एक इधर से और एक इधर से। और वो केटायन पता है जाके, एक केटायन गायब है, बट ये केटायन पूरे तरीके से स्ट्रक्चर से नहीं गायब हुए, ये जाके किसी दूसरे साइड पे ऑक्यूपाई हो गया। देखो, एक वाला केटायन, एक केटायन इधर आ गया है और एक केटायन इधर आ गया है। मतलब इस केस में क्या होता है, केटायन अपने रेगुलर पोजीशन से, या एनायन कोई भी गायब हो सकता है, केटायन या एनायन बोल सकते हैं, आयन कोई भी आयन अपने रेगुलर पोजीशन से इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, जबकि इसमें पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो शॉर्टकट डिफेक्ट आपको वैकेंसी डिफेक्ट की तरह दिखेगा, बस वो नॉन आयन के लिए। और फ्रैंकल डिफेक्ट आपको सेल्फ इंटरस्टिशियल का जो सेकंड केस था उसकी तरह दिखेगा, बट यहां सब आयन से। समझा क्या? ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं फटाफट। शॉर्टकट इफेक्ट क्या है? इन आयनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस आर मिसिंग एंड क्रिएटिंग वैकेंसी। हाँ, आयनिक सॉलिड में जो केटायन और एनायंस है वो गायब हो जाते हैं और वैकेंसी क्रिएट करते हैं। कंडीशन क्या है, कब शॉर्टकट इफेक्ट का फॉर्मेशन होगा? इसका कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है कि शॉर्टकट इफेक्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेसिकली 3 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो तीनों पॉइंट में बता रहा हूँ। हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जो भी आयनिक सॉलिड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, जो इस केटायन और एनायन का साइज है उसमें जो डिफरेंस है बहुत ही कम होना चाहिए, तो जाके शॉर्टकट इफेक्ट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है शॉर्टकट इफेक्ट के? मुझे बताओ, क्या यहाँ आयंस गायब हो गए? तो क्या आयंस का नंबर कम हो गया? क्या अगर आयंस का नंबर कम होगा तो मास भी टोटल कम हो जाएगा? लेकिन वॉल्यूम तो सेम है, डब्बे का साइज तो सेम ही है, वॉल्यूम तो सेम है, तो अगर मास कम है तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। अच्छा, फिर बात आता है इलेक्ट्रिकल का। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा? बिल्कुल मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक एक केटायन गायब हुआ तो एक एनायन भी तो गायब हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो आज भी मेंटेन ही है ना। अच्छा, अब बात करते हैं शॉर्टकट इफेक्ट में एग्जांपल्स का। क्लासिफिकेशन कराते वक्त ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, NaCl, AgBr और KCl, ये आपको याद रखना है। चलता है।
अब आते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट पे। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन एन आयन, कोई भी आयन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग, मतलब किसी भी सॉलिड में अगर किसी कोई भी आयन मिस हो गया फ्रॉम रेगुलर लैटिस साइट, अपने रेगुलर साइट से, एंड ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट, और किसी दूसरे साइट पे, इंटरस्टिशियल मतलब रेगुलर साइट को छोड़ के कहीं और चला गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब जाता कहीं बाहर नहीं है, वहीं कहीं दूसरे साइड पे चला जाएगा। आगे आयंस ऑफ अब कंडीशन क्या है, कब बनेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। तो पहला कंडीशन है कि यहां क्या था बताओ, शॉर्टकी में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए एनायन का, और यहाँ क्या है पता है, यहाँ टोटल आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, यहाँ लो होना चाहिए। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या था, डिफरेंस स्मॉल था, क्या साइज ऑफ कैटायन और एनायन के जो डिफरेंस होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए ना, बट फ्रेंकल डिफेक्ट में जो साइज है कैटायन और एनायन का, उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो क्या डेंसिटी सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्या बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज आके ऐड हुआ, नहीं। ये यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, नहीं, मतलब डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। और क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, बिल्कुल, लोग तो उतने ही है, बाहर से तो कोई आया नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, ना यहाँ से कोई गया है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होगी, मेंटेन होगी। अच्छा, इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स है इसका ZNS, AgCl, AgBr, AgI और CF2। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल्स है। एक चीज बस नोटिस करना है कि शॉर्टकट डिफेक्ट में भी AgBr होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट में भी AgBr होता है। तो ये मैंने आपको पूरा स्टोइचोमेट्रिक जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके चारों टाइप के डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, और मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इन्हीं 4 में से सीटी में आता है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म हो गया, सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है उसका नाम है इंप्योरिटी डिफेक्ट। अगर मैं आपसे इंप्योरिटी डिफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले तो इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है, टाइप्स तो बाद में बात करेंगे, पहले मतलब क्या है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में पता है क्या होता है, जैसे होस्ट एटम है, होस्ट एटम मतलब जैसे मान लीजिए कॉपर है, मान लीजिए 100 कॉपर है, 100 कॉपर के एटम जैसे लाइन से अरेंज है, और कॉपर की जगह अब 100 कॉपर है, 100 में से 5 कॉपर की जगह कोई दूसरा एटम आ गया, मान लीजिए जिंक, तो क्या कॉपर होस्ट हुआ, और जो बाहर से आ रहा है क्या उसको फॉरेन बोलेंगे, फॉरेनर है वो, तो जिंक है वो फॉरेन एटम। तो अगर डिफेक्ट फॉरेन एटम की वजह से अराइज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखो वही लिखा है, defect arises when foreign atoms, that is atoms different from the host, मतलब जो host से different है, foreign atoms different from the host are present in the crystal lattice। तो अगर crystal lattice में जो होस्ट एटम है उसके अलावा कोई दूसरा फॉरेन एटम आके रह रहे हैं, तो ऐसे डिफेक्ट की वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है उसका नाम है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इतना समझा क्या। अच्छा, इंप्योरिटी डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, जो फॉरेन एटम से, जो बाहर से एटम आया है ना, इन द लेटिस साइट ऑफ द होस्ट एटम, समझने का ट्राई करो। जैसे एक एग्जांपल में उठा रहा हूं, मतलब इसके दो एग्जांपल है, एक एग्जांपल में ये वाला उठा रहा हूं, इसमें ध्यान से देखो, क्या सब कॉपर कॉपर था, लेकिन जो क्रिस्टल साइट है कॉपर का, क्या कॉपर का ए साइड कॉपर का ही था, ए साइड भी कॉपर का था, ए साइड भी कॉपर का था, तो जो फॉरेन एटम है ना वो एकदम लेटिस साइट पे ही आके बैठ जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। मतलब इंप्योरिटी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया मेन वाले को, मतलब फॉरेन एटम जो है वो होस्ट एटम के लेटिस साइड पे, जहां होस्ट एटम रहता था वहीं आके बैठ गया। ठीक है, अब इसके दो एग्जांपल दिए आपके टेक्स्ट बुक में, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस टाइप का डिफेक्ट शो करता है। तो पहला एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। क्या दो मेटल को हम लोग अलॉयज बोलते हैं, मेटल और मेटल को, हाँ, तो अलॉयज एक्चुअली इसका एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का, इंप्योरिटी में भी सब्स्टिट्यूशनल का। जैसे देखो इधर ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल है ब्रास, ब्रास में क्या होता है, जिंक एंड कॉपर होता है, लेकिन जो होस्ट एटम होता है ना वो कॉपर होता है। याद रखो ब्रास में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉपर होता है, वही होस्ट एटम होता है, लेकिन उस कॉपर की जगह में अब हम उसमें जिंक भी डालते हैं, तो कुछ कुछ जगह कॉपर को हटा के रिप्लेस करता है और जिंक आ जाता है। ठीक है, तो कॉपर इज रिप्लेस बाय जिंक इंप्योरिटी। तो आपसे पूछता है ब्रास में इंप्योरिटी कौन है, फॉरेन एटम कौन है, तो कौन है, जिंक,
और ब्रास में होस्ट एटम कौन है, कॉपर, किस टाइप का इंप्योरिटी डिफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट है। ठीक है, पहला एग्जांपल समझा क्या, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इंप्योरिटी। एलियोवेलेंट इंप्योरिटी क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे देखो ये सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, NaCl NaCl Cl NaCl NaCl Cl Cl NaCl Na। आपको ध्यान से देखो, बीच में Sr+2 आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, क्या यहां भी एक क्या यहां भी एक Cl माइनस Na+, फिर इधर भी Cl माइनस और इधर Na+, क्या यहां भी एक Na+ रहना चाहिए था, वो Na+ गायब है, यहां से भी एक Na+ गायब है, मतलब टोटल 2 Na+ गायब है। बट 2 Na+ की जगह पे एक Sr+2 आके बैठा हुआ है, मतलब क्या, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही है ना। 2 Na+ क्या होता है, +2, और एक Sr अकेला +2, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, बट 2 Na+ की जगह एक Sr+2 आया है। तो क्या इंप्योरिटी, दूसरा इंप्योरिटी आया है, आना क्या चाहिए था, अगर Na+ गायब हुआ है, क्या बाहर से क्या है, Sr+2 आया है, तो ऐसी इंप्योरिटी को ही एलियोवेलेंट इंप्योरिटी बोलते हैं। एलियोवेलेंट मतलब होस्ट का और जो इंप्योरिटी है दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग अलग है। देखो वही लिखा है, वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ एलियोवेलेंट आयन। ये वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि Sr+2 इधर आया है, Sr+2 आया तो उसने कितना लेके आया, +2 लेके आया है, तो Na का कितना जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि Na के एक के पास कितना होता है, +1 ही होता है, उसके वजह से क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का दो एग्जांपल, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स जिसमें आपको अलॉयज दिया है, ब्रास दिया हुआ है इधर, और एक वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इंप्योरिटी, Sr+2 और Na+ का एग्जांपल है। एक Sr+2 आएगा और 2 Na+ को ले जाएगा। अच्छा, अगला है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट से बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है पता है, जो नॉर्मल होस्ट है वो तो अपने रेगुलर साइट पे ही रहेगा, बट कुछ एटम्स आएंगे जो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे ध्यान से देखो, आयरन अपने रेगुलर साइट पे है और बीच बीच में कार्बन के भी एटम्स प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, और ऐसी इंप्योरिटी को इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या आपको इंप्योरिटी डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो दो टाइप है, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब अगर आपसे मैं थर्ड एंड लास्ट टाइप के डिफेक्ट का बात करूं तो इसका नाम है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सीधा नाम से ही पता चल रहा है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी। मेंटेन नहीं रहेगी मतलब स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, चेंज होगी। स्टोइचियोमेट्री चेंज होगी मतलब रेशियो चेंज होगा। किसका रेशियो चेंज होगा, कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज होगा। ठीक है, अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी दो टाइप है, एक तो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी में मतलब मेटल कम हो जाएगा और यहाँ मेटल ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पता है किस में दिखता है, एस ये डिफेक्ट सिर्फ उस मेटल में पॉसिबल है जिसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, पूछा जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किस में दिखता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट उन मेटल्स में दिखता है जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो। जैसे कि एक एग्जांपल है NiO, निकेल ऑक्साइड। अच्छा, जब इसको आप इस सॉलिड का आप देखोगे अगर अरेंजमेंट, तो Na+2O-2 Na+2O-2 O NiO Ni ऐसे करके आयंस है, बट यहां ध्यान से देखो, यहां +2 वाला एक आयन गायब है और उसकी जगह 2+3 वाले आ गए, क्योंकि Ni वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो अगर मान लीजिए Ni का +2 वाला गायब है, अब Ni का +2 वाला आपके पास है ही नहीं, तो उसका कमी पूरा करने के लिए क्या +3 वाला आ सकता है, हाँ 2+3 वाले बुला दो, +1 इसने दे दिया, +1 इसने दे दिया, +2 की कमी पूरी हो गई। तो मतलब अगर मेटल डिफिशिएंट है तो भी काम चल जाएगा, +2 नहीं है तो +3 वाला आके कंपनसेट कर देगा। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होने चाहिए इसमें, इसीलिए इस डिफेक्ट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स रहने चाहिए। समझा क्या आपको, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल है NiO, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल ज्यादा हो गया, इसके भी दो टाइप है, एक ए और एक ए। पहला है बाय एनायन वैकेंसी और दूसरा है न्यूट्रल एटम
और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसमें इन्होंने दो बात बोला है, जैसे इसका एग्जांपल है ZnO। अब देखो ऐसा अरेंजमेंट है Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O Zn O Zn O Zn O। अब हो सकता है कि इस अरेंजमेंट में या तो Zn का न्यूट्रल एटम इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्युपाई कर ले, या तो न्यूट्रल एटम आके Zn का इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्युपाई कर ले। और अगर Zn का न्यूट्रल एटम भी आके ऑक्युपाई कर रहा है तो मेटल ही तो है ना Zn, तो भी तो मेटल एक्सेस ही हुआ ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या फिर Zn का +2 वाला Zn का आयन ही आके ऑक्युपाई कर ले, तो ये भी इस केस में भी तो इंटरस्टिशियल पे कौन आया, Zn ही तो आया है, तो मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही तो हुआ। बट यहाँ क्या आया, Zn का आयन आया। हाँ, लेकिन अगर Zn का आयन आया Zn+2, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज किया है, तो साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लेके आएगा। मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में या तो आप न्यूट्रल एटम ला दो, या तो इस टाइप में या तो पॉजिटिव आयन ला के रख दो। बट आया तो इनडायरेक्टली मेटल ही है ना, Zn मेटल Zn+2 भी मेटल। बस Zn+2 जब रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट का फर्स्ट टाइप आपको समझ गया। अच्छा, अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सेकंड टाइप। इसमें क्या करता है पता है, मेटल जो एक्सेस मेटल रहता है वो एनायन की वैकेंसी फॉर्म करता है। कैसे, आप देखो Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl Na plus Cl NaCl NaCl Cl Na Cl Na Cl Na। अब क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो क्या Na ज्यादा होगा, हाँ Na ज्यादा रहेगा, मेटल एक्सेस है तो Na ज्यादा रहेगा। तो एक Na आएगा, एक न्यूट्रल वाला Na आएगा और किससे रिएक्ट कर जाएगा, Cl माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, और Cl माइनस से रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Na जो है वो Cl से तो Na प्लस के फॉर्म में ऐड होगा ना, तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज हो गया, और क्या यहां से उसने Cl माइनस को उठा के इससे कंबाइन हो गया, इससे कंबाइन हो गया, तो Cl माइनस की तो जगह खाली हो गई, लेकिन क्या इसने एक इलेक्ट्रॉन भी लूज किया है, तो Cl माइनस की जो जगह खाली हुई है वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आएगा कंपाउंड में, तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से NaCl येलो कलर शो करता है। और इस इलेक्ट्रॉन की इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। तो क्या एनायन वैकेंसी क्रिएट हुआ, और एनायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से Cl माइनस से Na रिएक्ट कर गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जहां एनायन की वैकेंसी थी वहीं वो इलेक्ट्रॉन चला गया, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आ गया, और इसी इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर बोलते हैं, इसी प्लेस को। क्या आपको दोनों टाइप का डिफेक्ट समझ गया क्या, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल अगर कम है या मेटल ज्यादा हो गया तो इसी के साथ अपना डिफेक्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। डिफेक्ट बहुत ही बड़ा थ्योरी है, बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया आपको अच्छे तरीके से समझाने का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें अपने को कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ना है। बट मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री पार्ट में इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आया है, मतलब 72 में से 1 या 2 MCQ है, वो भी एकदम इजी। बेसिकली ये पार्ट जो है फिजिक्स का पार्ट है, तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर से भर भर के क्वेश्चन आता है। 3 MCQ तो सेमीकंडक्टर से आता ही आता है सीटी में, वो भी फिजिक्स वाले पार्ट में। तो हम फिजिक्स में डिटेल में करेंगे, या आप जो भी ये पार्ट पढ़ते हो ना, वो पार्ट आपको डिटेल में फिजिक्स में ही करते हो। केमिस्ट्री में जो इसका पार्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है या तो आता ही नहीं है। तो यहाँ इस टॉपिक सॉलिड स्टेट में भी मैं इसको आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है जो कि हम फिजिक्स में जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के सॉलिड है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। वैल्यूज इनका याद रख लो, फिजिक्स में शायद नहीं दिया है, तो वैल्यूज याद रख लो। कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है कंडक्टर का, वो 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर। सेमी कंडक्टर का बीच में होगा थोड़ा, 10⁻⁻6 से 10⁴ पर ओम पर मीटर। और इंसुलेटर का तो पूरा माइनस में रहता है, 10⁻20 टू 10⁻10 पर ओम पर मीटर। जो बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप, यहाँ ओवरलैपिंग होता है, और सेमी कंडक्टर में बैंड गैप जो होता है वो स्मॉल होता है, थोड़ा सा चेंजेस है। और इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है, इसीलिए तो कंडक्ट नहीं कर पाता। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बारे में पूरा सेमीकंडक्टर पे तो 2 चैप्टर है,
एक 11th में थोड़ा सा है और फिर उसी का एक्सटेंड पार्ट 12th में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल है फिजिक्स में, तो यहाँ आपने को इसको पढ़ना नहीं है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इम्प्योर से, इसमें मतलब अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, जो प्योर है उसी में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, और पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। और यही वाला एमसीक्यू आपके सीटी में पूछा भी है। तो एन टाइप में क्या मिलाएंगे ग्रुप 15 एलिमेंट में, फास्फोरस आर्सेनिक। पी टाइप में क्या मिलाएंगे, बोरॉन एल्युमिनियम। समझा क्या? तो ये मैंने आपको पूरा सॉलिड स्टेट पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। थियरी पार्ट मैंने पूरा अच्छे से करा दिया, ऑलमोस्ट 1 आवर में आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये थियरी नोट कर लेना है, अच्छे से लिख लिया है आपने। अगर आपने अच्छे से लिख लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ है सॉलिड स्टेट का, एमएसटी सीटी 2023 के जो भी क्वेश्चंस आए, ऑलमोस्ट 72 क्वेश्चंस है, वो आपको पूरे सॉल्व करने। टेंशन मत लो कि सर वो क्वेश्चन हम ही पूरा सॉल्व करें, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके अगले वीडियो में सॉलिड स्टेट के जो एमएसटी सीटी के जो 2023 के एमसीक्यू में सॉल्व कराऊंगा, ऑलमोस्ट 70 में से 30 तक सॉल्व कराऊंगा अलग, और जो सेम टाइप के रहेंगे वो आपको होमवर्क दूंगा करने को। लेकिन मेरे वीडियो पे आने से पहले आप पहले पूरा ट्राई कर लो, और फिर उसके बाद वीडियो आएगा तो और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझा क्या आपको? और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे भी जो एमएसटी के चैप्टर्स आने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज का वो मिलता रहे। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस या कुछ मांगा नहीं है आपसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका फायदा सबको होना चाहिए, ठीक है। समझा क्या आपको? ठीक है, थैंक यू।